कि नीट का एग्जाम है, ये है ना, नेशनल लेवल का एग्जाम है। और फिर जरा सा एक क्वेश्चन आता है कि फोर्स ये है, मास ये, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमसे कई बार वो भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया। बहुत बड़ा नहीं है, आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रेंथ से बड़ा कुछ भी नहीं है। अपने नीट में ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के चल जाओ कि यार ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो ये छोड़ देता हूँ और इसके बाद जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं उसको कर लेता हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब आपके चांसेस आप बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हो सिलेक्शन के। अगर उसका रूटीन 2 से 5 बजे के एग्ज़ाम देने का नहीं है, टेस्ट देने का, तो उसे इस स्टेज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि वो 2 से 5 के बीच में डेली एक ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दे। जिससे उसका क्या होगा, जो 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका टाइमिंग 2 to 5 होने वाला है, तो उस दौरान जो है उसको ऐसा ना हो कि उसकी जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। इट्स टाइम टू लॉक इन बिकॉज नीट इज कमिंग एंड आई नो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि बायो को कैसे प्रिपेयर करें, फिजिक्स को कैसे करें, केमिस्ट्री को कैसे करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें। वेल, टेक अ डीप ब्रेथ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में लीडिंग फैकल्टी मौजूद है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रंजीत सिंह, बायोलॉजी एक्सपर्ट। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर प्रियांश सोगानी, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, एंड अरुण सर, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत रिलीफ एंड मोटिवेटेड फील होने वाला है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। एज नीट इज अप्रोचिंग, सब लोग अब स्ट्रेस में एकदम फुल फ्लेज तैयारी सबकी शुरू हो चुकी है। तो ये 20 दिनों में लगभग किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑल दो स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट? बिल्कुल, इस टाइम में नीट के एग्ज़ाम में 20 डेज़ ही बचे हुए हैं और इन 20 डेज़ के अंदर वैसे तो साल भर बच्चे ने पढ़ाई की है और उसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हुई है साल भर। तो इन 20 डेज़ के अंदर उसको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसको बेसिक चीज़ों में जो जनरल फार्मूलाज होते हैं उनको वापस से रिवाइज करना चाहिए। साथ के साथ उसको बायोलॉजी में एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में उसको अपना जो रूटीन अगर उसका रूटीन 2 से 5 बजे के एग्ज़ाम देने का नहीं है, टेस्ट देने का, तो उसे इस स्टेज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि वो 2 से 5 के बीच में डेली एक ऑफलाइन टेस्ट ज़रूर दे। जिससे उसका क्या होगा, जो 3 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका टाइमिंग 2 to 5 होने वाला है, तो उस दौरान जो है उसको ऐसा ना हो कि उसकी जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए और वो उस टाइम में उसको 2 से 5 बजे सोने की आदत हो, तो ऐसा ना हो कि वो सो जाए उस टाइम में। तो ऐसा ना हो, इसलिए इस 20 दिनों के अंदर उसे अपनी बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, ऐसे टॉपिक्स नहीं करने चाहिए जो उसने साल भर नहीं देखे हैं या फिर उसको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपने जो उसकी स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वीकनेस पर कम फोकस करना चाहिए और अपने रूटीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू सो मच सर। ये 2 से 5 का जो सर ने पॉइंट बोला था, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को हैबिट बना लेनी चाहिए कि 2 से 5 का जो दिन का टाइम है उसके अंदर उसका ब्रेन जो है वो मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन में हो। क्योंकि जो नीट का टाइम है वो भी 2 से 5 से मैच हो रहा है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी हैबिट होती है कि दिन में एक पावर नैप ले लेते हैं। अब अगर उस टाइम पर माइंड इनएक्टिव होगा तो एग्जाम में भी वो चीज़ कभी कभी देखने को मिलती है। तो उस 2 से 5 के टाइम के अंदर बच्चे को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि या तो वो कोई पेपर सॉल्व करे, किसी पेपर का एनालिसिस करे, या फिर अपने जो वीक टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा फाइंड आउट करे कि वो क्या क्या टॉपिक्स है जिसके बारे में उसको अभी बिल्कुल ध्यान से उसको पूरा कवर अप करना चाहिए। दूसरी बात, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जो इंस्टीट्यूट के टेस्ट होते हैं, है ना, चाहे जो जिस भी मोड में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो टेस्ट के बाद में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर उनके नंबर नहीं आता है तो बच्चा क्या करता है, अभी पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर देता है। एक बार अगर पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया तो मिनिमम 2 घंटे गए और इस टाइम पर 1-2 घंटे की बहुत वैल्यू है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनमें शॉर्ट नोट्स की हेल्प लेनी चाहिए और उसकी मदद से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चा अटक रहा है उसको फिर वो नोट्स के रेफरेंस से एक बार क्लियर कर ले कि हाँ मैं यहाँ अटका था, तो वो नोट्स में से वो देख ले कि एक बार उसके अंदर क्या था। इस तरह से उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर। एंड व्हाट डू यू थिंक अरुण सर? देखिए, लगभग सर लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। मेरा तो ये कहना है कि आपके पास लगभग 20 डेज़ बचे हैं और इसमें आप जो भी करोगे वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहला तो 2 से 5 का जो टाइम है वो अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव रहना, वो सारी बातें सही है और हमें डेली 2 से 5 एक टेस्ट देना है। आप चाहे वो मॉक टेस्ट के तरीके से देख लो, चाहे इंस्टीट्यूट में जाके देख लो, है ना। तो डेली अपने को एक टेस्ट देना है और टेस्ट में आप ये देखो कि एक तो 2-3 बातें, जैसे कि एक तो स्पीड हमें रखनी है। जैसे कई बार क्या होता है ना, बच्चे टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली टेस्ट दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद उनको लगता है नहीं पेपर तो डिफिकल्ट है,
तो मैं ये कहता हूँ कि भाई 5-7 मिनट आप ले लो, पेपर पूरा देख लो। अगर आपको लगता है पेपर डिफिकल्ट है तो स्पीड शुरू से बना के चलो, है ना। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, जो क्वेश्चंस बच्चों के डेली गलत होते हैं, सपोज किसी बच्चे के फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको ये देखना है कि वो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनमें किस तरह की मिस्टेक है। आपसे सिली कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू सही कर लेंगे। बट अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन गलत हुआ है जिसका कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं पता है, तो मेक श्योर कि आप अपने टीचर्स के पास जाएं, वो डिस्कस करें और उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। बेसिकली प्रैक्टिस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जी, ज़रूरी है। ऐसा देखा जाता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक ही टॉपिक के बार बार क्वेश्चंस गलत हो गए तो एक फोबिया बन जाता है कि नहीं, ये चैप्टर या ये टॉपिक तो हो ही नहीं सकता। तो उससे कैसे कॉप अप कर सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल, मतलब एक पर्टिकुलर हो जाता है कई बार कि एक बच्चे को ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये चैप्टर है, अगर इस क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड आ गया तो ये तो श्योर है कि मुझे छोड़ देना है या मुझे मेरा गलती हो जाना है। तो सबसे पहले तो बात ही आ जाती है कि अभी वो अगर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, अगर वो नीट में 4-5 क्वेश्चंस अगर उस चैप्टर से आते हैं तो उसको छोड़ना गलत चीज़ है। ठीक है, उस चैप्टर को कवर करना चाहिए, उसके बेसिक को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि उसके बहुत ज़्यादा टफ और लेंदी क्वेश्चन जो है वो हमसे ना बन पाए, लेकिन जो कंपेटिवली मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और ईजी लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो उसके कर सकते हैं। तो बच्चे को पहले से इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि नीट के पेपर में हमेशा एक चीज़ होती है कि पेपर जो है वो ऐसा कभी भी नहीं आता है कि वो बहुत ज़्यादा टफ हो। इवन 2025 का पेपर बच्चे देखकर काफ़ी पैनिक हुए, लेकिन बाद में जब पेपर का एनालिसिस हुआ उसका, तो ये पता चला कि उस पेपर में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे, क्योंकि अगर फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा टफ था तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला पोर्शन इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था। तो ओवरऑल जो पेपर था वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि एक भी क्वेश्चन बच्चे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो फोबिया है, उस फोबिया के साथ में बच्चा ये कर सकता है मैनेजमेंट कि उसके ईजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो कम से कम देख कर जाए, क्योंकि पेपर में अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं मॉडरेट या ईजी लेवल के तो वो उसे करने चाहिए। नहीं तो बच्चा पहले से अपने अंदर अपनी एक कहानी बना देता है कि अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, जैसे पर्टिकुलर मैं बताऊं कि बच्चे मुझे कहते हैं रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन जब आता है तो मैं करता ही नहीं हूँ, या फिर कुछ बच्चा मुझे कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी मुझे समझ में ही नहीं आती बायोलॉजी में। तो अगर वो इस तरह की चीज़ होगी तो फिर वो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ देगा, जब वो इजी होगा तो भी छोड़ेगा, मॉडरेट आएगा तो भी छोड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए तो प्रिपेयर होना चाहिए। टफ क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग सोचा जा सकता है कि इसे करना है या अटेम्प्ट नहीं करना है। Very insightful. Thank you so much for sharing that. That was amazing. And what do you think, sir? केमिस्ट्री का अप्रोच क्या होना चाहिए इस चीज़ में? मेरा कहना ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है नीट में, नीट और आईआईटी में कंपैरेटिवली। जैसे नीट में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 90 के आसपास क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं नीट में। तो अब एज ए टीचर तो बच्चों को लगता है कि अरे सर क्या ज्ञान की बात कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप करके दिखाओ, आप तो केवल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, आप तो केवल बायो पढ़ा रहे हो, आप तो केवल फिजिक्स पढ़ा रहे हो। तो होता क्या है, ये होता ही है, ये बहुत फिजिबल अपन मतलब एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, हर चैप्टर में क्लास के अंदर जो 12 दिन में हुआ होगा, 14 दिन में होगा, तो एक का टॉपिक तो हर चैप्टर का रहता ही है। अब पॉइंट की बात यह है कि अपने नीट में ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के चल जाओ कि यार ये वाला टॉपिक मेरा वीक है तो ये छोड़ देता हूँ और इसके बाद जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं उसको कर लेता हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब आपके चांसेस आप बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हो सिलेक्शन के। अब बात यह है कि अब इसको कॉप अप कैसे करें, हम इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को उसको सारे चैप्टर्स के नाम लिखने चाहिए एक बार, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर्स के नाम लिखे उसने, मोल कंसेप्ट लिख दिया उसने जो है फॉर एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयनिक इक्विलिब्रियम, चैप्टर्स के नाम लिख दिए। होता क्या है, जैसे ही चैप्टर का नाम लिखोगे तो उस चैप्टर के साथ उसको क्लिक होता है कि यार जब ये इतने सारे टेस्ट मैंने दिए हैं अभी प्रिपरेशन के टाइम पर, तो जब भी ये वाले टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मोल कंसेप्ट के अंदर इक्विवेलेंट वेट में दिक्कत आ रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले पार्ट में दिक्कत आ रही हो, बैटरी वाले पार्ट में दिक्कत आ रही हो। उसको पेपर पे सारे चैप्टर्स के नाम लिखने चाहिए और वो सारे टॉपिक्स के नाम लिखने चाहिए उसके आगे कि इस चैप्टर में मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है। अब तो प्रॉब्लम पता लगी, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, जबरदस्ती फोबिया क्रिएट कर लेता है कि अरे यार मुझे चैप्टर से डर लगता है, जबकि सच में जब टीचर के पास में जाता है तो टीचर 5 मिनट के अंदर फोबिया खत्म कर देता है। उसको लगता है कि सर ये तो कुछ था ही नहीं, मैं फालतू इतना डर रहा था। तो वो पहले तो प्रॉब्लम क्या है आपको पता करना पड़ेगा, फिर आप कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम्स के लिए क्या मुझे टीचर्स हेल्प करेंगे या मैं खुद से कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं एक बार खुद से ट्राई करता हूँ, तो पूरा टाइम खराब नहीं करना है,
15 मिनट 20 मिनट में देखो कि ये चैप्टर से मुझे ये वाले टॉपिक में जो प्रॉब्लम है क्लियर होगा कि नहीं होगा। नहीं हो रहा है, टीचर्स की हेल्प लो, जो भी आपके मेंटर्स थे पूरे साल भर, वो आपको क्लियर करके देंगे। इस तरह से आपको टारगेट सेट करना चाहिए कि मतलब हम इस वाली चीज़ को 4 से 5 दिन के अंदर हम इसको कवर अप कर लें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैंने ऐसे यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था जिसके अंदर एक मैं तो स्टूडेंट ही बोलूँगा उसको, जो अपनी IIT की रैंक बता के नीट के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे, और उसने इतना क्लियर वीडियो बनाया था, मुझे देख के इतनी हंसी आ रही थी। वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कोई भी सीक्वेंस पढ़ लो, किसी भी सीक्वेंस में पढ़ो, मैं ना कुछ भी बोल रहे हैं बच्चे, एकदम ब्लाइंड फेथ भी एकदम करना शुरू कर देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। बच्चे को 11वीं के बच्चे को भी पता होता है कि सीक्वेंसिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कोई बच्चा जो है उसको लग रहा है मुझे इलेक्ट्रो आ ही नहीं रही है, मुझसे नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, है ना, मुझसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो भाई आप पहले तो बेसिक कॉज ढूंढो ना। नर्स इक्वेशन के अंदर आयनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुम्हें आयनिक के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप नर्स इक्वेशन वाले पार्ट में कैसे करोगे? आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ती है। रेडॉक्स में आपने एन फैक्टर नहीं सीखा है तो आप वो कैसे करोगे? तो आप सीधे ये मत सोचो कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ये भी जानने की कोशिश करो कि क्या इसका पहले वाले किसी चैप्टर के सीक्वेंसिंग का कोई एक रोल है कि नहीं है। अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए इस टाइम हाँ, पे, जो बिल्कुल। भी ऑनलाइन मिल रहा है। जो मेंटर साल भर आप कह रहे हैं उनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, और समझदार बच्चे खुद है। और सबसे मेन बात तो है कि मेंटर सही चूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार मेंटर ऐसा होता है कि वो इन्फ्लुएंसर ज़्यादा होता है, मेंटर कम होता है। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंसर जिस भी डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करता है बच्चा उसी डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन सही है या गलत है ये तो बच्चे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो कई बार बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भाई डायरेक्शन भी तो दे दो, डायरेक्शन भी तो दे दो मेहनत करने की। तो वो डायरेक्शन नहीं दी जा रही, बस मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी मैटर करता है, ये रोल काफ़ी हद तक मेंटर का होता है। सर इसमें एक ये भी रहता है, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको किसी भी गाइडेंस से किसी ने कोई बात आपको बोली और अगर आपको लगता है कि वो करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल फॉलो करो 100%। फिर वो कोई भी बात बोल रहा है ना, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके टीचर्स बोल रहे हैं, ठीक है, कोई उस एग्जाम को आपसे पहले क्लियर कर चुका है वो बोल रहा है, तो कोई भी बात से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो उसको करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस करते ही जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। मतलब मेरी वाली बात का पॉइंट ये था कि इंटरनेट पर भी कुछ चीजें गलत होती हैं। बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड फिजिक्स फोबिया, इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग फॉर मी। ये तो मुझे लगता है कि सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा जो है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंपैरिजन में फिजिक्स में तो मुझे लग रहा है 100 टाइम्स ज्यादा फोबिया होता है, तो सर तो बहुत ही अच्छा आंसर देने वाले हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एक्चुअल में क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट ऐसा है ना, बच्चे को लगता है यार फिजिक्स, कुछ बच्चे तो कई बार ये भी कहते हैं कि सर फिजिक्स की जरूरत ही हमें क्या है डॉक्टर बनने में, इसको हटा दो बाकी तो हम तोड़ फोड़ मचा देंगे, है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि यार अगर फिजिक्स हटा दी तो हर कोई तोड़ फोड़ मचा देगा। हाँ। तो फिर आप कैसे अलग से दिखाई दोगे, शाइन करते हुए दिखाई दोगे, है ना। जो अपना मेन क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हमें किसी चैप्टर में फोबिया है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला तो मैं यही बोलूंगा कि कोई भी चैप्टर हमें छोड़ के नहीं जाना है, कोई भी चैप्टर, मतलब बच्चों आप सुन लो अच्छे से, कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो जो आपसे छूट जाए, है ना। ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप किसी चैप्टर से डरते हो और उसको छोड़ के चले गए। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है रोटेशन बहुत मुश्किल है, होता भी है ना, जब पढ़ते हैं, क्यों सर आपके पास भी बच्चे कई बार आते होंगे, सर रोटेशन नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल, है ना, बहुत हालत बिगड़ रही। तो रोटेशन अगर आपको मुश्किल लगता है और मान लीजिए कोई चैप्टर है, सपोज आपको लगता है वर्क पावर एनर्जी बहुत सिंपल है ना। अब आपको नहीं पता एग्जाम में किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन उठेगा। सपोज हो सकता है जो आपको बहुत आसान लगता हो वहां से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है हो सकता है उससे ऐसा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल बेसिक लेवल का। जैसे मान लीजिए रोटेशन टफ लग रहा है और आ गया कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब बच्चा रोटेशन पूरा छोड़ के चला गया है, जब वो लौट के आएगा ना सबसे ज्यादा वही पछताएगा कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं छोड़ के आ गया क्योंकि मैंने चैप्टर देखा ही नहीं था। तो अनटच्ड कोई भी चैप्टर नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको उतनी डेप्थ तक नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर इसमें एक चीज और भी है, किसी चैप्टर को हमें कितनी डेप्थ तक करना है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, एक बार आप देखो कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चन तो PYQ आपसे हो जाए, इतना तो करके ही जाइए कि अगर क्योंकि ज्यादातर चांस होंगे कि वैसा ही क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया, तो एटलीस्ट वो आपसे सॉल्व हो पाए। एक चीज मैंने नोटिस की है ना सर कि इसमें इस टाइम पर जो होता है ना, जब जैसे रेगुलर टेस्ट चल रहे होते हैं लगभग सब जगह जो है ना, मतलब उनके इंस्टीट्यूट के टेस्ट चल रहे होते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि उसके नंबर से अपने आप को जज करता है ना, सही है, मतलब वो कॉन्फिडेंस वीक करता है। तो कभी भी बच्चे को टफ के पीछे नहीं भागना चाहिए।
उसको अगर कभी भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, एक बुक भी आती है इसके 10 सीक्रेट्स करके, ठीक है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं मतलब बहुत इन्फ्लुएंस हूँ उससे भी। तो वो क्या कहता है कि किसी भी चीज को आप जितनी बार रिपीट करोगे आप उसी को अट्रैक्ट करोगे। अब आपको लग रहा है कि मेरा ये वाला चैप्टर वीक है, अब वो पहले ही वीक है, एग्जाम के अंदर फोबिया और क्रिएट हो गया, तो अब उससे प्यार कैसे होगा उस वाले टॉपिक से, है ना। इजी चीजें पहले सॉल्व करो, है ना। जनरल नीट का जो पैटर्न हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि 70% क्वेश्चन इजी आया करते थे, 20% क्वेश्चन मीडियम और 10% क्वेश्चन टफ। 1-2 साल से थोड़ा सा रेशियो चेंज हो गया है हालांकि। तो बच्चे को सबसे पहले तो चलना सीखना चाहिए उस टॉपिक के अंदर, इजी क्वेश्चंस की पहले ग्रिप बनानी चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको लग रहा है आता ही नहीं है टॉपिक, तो पहले तो वो कॉन्फिडेंस गेन करे, इजी क्वेश्चंस, उसके बाद PYQ। और बच्चा ये नोटिस करेगा कि जिस लेवल के वो टेस्ट दे रहा होगा इंस्टीट्यूट के अंदर या उनका जो कंटेंट होगा उससे इजी लेवल के क्वेश्चंस जनरली नीट में आते हैं। तो पहले कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, उसके बाद पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। Okay, that's very important. Thank you so much for sharing that amazing information with all of us. Let's talk about पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न, वो क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था कि वो बहुत ओवरवेल्म हो गई थी पेपर को देखने के बाद में, एंड आई थिंक उसके बहुत सारे टीचर्स ने सजेस्ट किया था कि तुम्हारा अप्रोच गलत था। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है पेपर करने का, क्योंकि कुछ जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जो ज़्यादा शार्प बच्चा होता है, मैंने मैक्सिमम देखा कि फिजिक्स को सॉल्व करने के पीछे जाता है, ठीक है, और वो थियोरेटिकल वाला पोर्शन थोड़ा सा कंपेटिबल देखता है कि ये मुझे रटने वाला पोर्शन है, वो मुझे कॉन्फिडेंस कम है और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर दूंगा, उसको तो मैं फोड़ दूंगा और बायो वाला बाद में देखेंगे। तो जैसे नीट 2025 में ये जो पेपर आया उसमें बहुत बड़ा लॉस उन बच्चों को हुआ जिन्होंने सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस नो डाउट बहुत टफ थे। इवन फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया था, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हुआ। और जब बच्चे ने देखा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सेकंड नहीं बन रहा है, थर्ड नहीं बन रहा है, रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस जब नहीं बन रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि मेरा तो सिलेक्शन गया, और उसको आगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर सकता था, क्योंकि वो पेपर कंपैरेटिवली इतना फिजिक्स लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, कुछ ईजी क्वेश्चंस भी थे। लेकिन फिजिक्स ने उसका जो कॉन्फिडेंस डाउन किया, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके केमिस्ट्री और बायोलॉजी पोर्शन पर भी आया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे को सबसे पहले, और 90% बच्चा करता भी ऐसा ही है, कि बायोलॉजी अटेम्प्ट सबसे पहले करनी चाहिए, उसके बाद उसको आना चाहिए केमिस्ट्री पर और फिर फाइनली फिजिक्स पर। और दूसरा यहाँ पर भी सबसे पहले, क्योंकि जैसा सर ने भी कहा, सर ने बताया कि क्वेश्चंस हर चैप्टर में बेसिक, जो भी चैप्टर अगर किसी टॉपिक से फोबिया भी है तो अगर हमने उसका बेसिक पढ़ा हुआ है, उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं, उसको इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने के लिए अगर हम प्रिपेयर हुए हैं, तो सबसे पहले पेपर में भी यही अप्रोच होनी चाहिए। पेपर में भी हम सबसे पहले इजी क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करें। कहीं ऐसा लगता है कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन आता तो है मुझे, लेकिन इसमें लंबी कैलकुलेशन होने वाली है, या फिर ये एक पूरे 1 पेज का एक क्वेश्चन आ चुका है, इसको करने में मुझे 5-7 मिनट लगने वाले हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को, और सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना चाहिए हमें उन क्वेश्चंस को जो जिन पर आपने सर्कल लगा दिया, जिनको आपने पहले छोड़ दिया है, ताकि बाद में उनको आप टाइम दें और उस टाइम के अकॉर्डिंग करें। और बाई चांस अगर टाइम कम भी रहता है और अगर आपको उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो एटलीस्ट ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आपने इजी क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाए और वो इजी क्वेश्चन आपका जल्दबाजी में गलत हो गया टाइम कम होने की वजह से। इजी और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन तो आप सबसे पहले कर लें, और टफ क्वेश्चन जो है उसको आप बाद में करें। अगर थोड़ा टाइम भी कम रहता है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो सर, चीज का ये वाला जो पॉइंट है, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा। जैसे कई बार क्या होता है ना कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, और क्योंकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कब स्टार्ट किया, जब आपने क्वेश्चन को देखा, रीड करना स्टार्ट किया, तो वहीं से आप मान के चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको लगा कि यार मुझे आता है, और आपको ये भी पता है कि यार इसमें ये स्टेप है ना, पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, फिर कैलकुलेशन है, फिर आंसर आ जाएगा। तो आप ये मानिए लगभग 70% आपने उसको सॉल्व कर दिया है। अब आपको मान लो लगता है कि यार कैलकुलेशन मुश्किल है इसकी, तो आप वहां पर मत छोड़िए, है ना, मतलब वहां पर गलती हो जाएगी। आप एटलीस्ट पूरा कर दो, कैलकुलेशन तक उसको पहुंचा दो, फिर आपको लग रहा है कैलकुलेट करना मुश्किल है तो वो बाद में कर लेना, बट पूरा क्वेश्चन वैसे छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जब दोबारा आप आएंगे तो कितना प्रेशर लेकर के आएंगे, और शायद आप हो सकता है कि जो आप पहले सोच रहे हो आपको लगे कि यार अब तो और मुश्किल हो गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन हो सकता है 70-80% हो गया है, तो वहां तक आप कर दीजिए, फिर वहां से आगे बढ़िए। कैलकुलेशन छोड़ के फिर आगे बाद में वो कर लेना, वो एक अलग बात है, बट ऐसे पूरा क्वेश्चन स्किप करके नहीं जाना है।
बिल्कुल ऐसा हो जाता है, क्योंकि हाँ। मुझसे बच्चे ऐसी बात बोलते हैं कि सर हमने पूरा पोर्शन सॉल्व कर दिया और लास्ट में 4 का अंडर रूट आया था और वो भी गलत हो गया, क्योंकि वो जल्दबाजी में 4 का अंडर रूट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि एंड में पैनिक होने की वजह से इजी क्वेश्चन, इसलिए पहले इजी क्वेश्चन ही करना चाहिए, मॉडरेट क्वेश्चन करना चाहिए। सर ने जैसा बताया कि एक लेवल तक अगर आप पहुंच गए और कैलकुलेशन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर टफ कैलकुलेशन आने वाली है, थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो उसको बाद में कर लें और पहले ही जो है। और OMR को फिल करने के बारे में तो सर बताइए सर आप। इसमें मेरा कहना ये है कि मैं सीक्वेंसिंग के बारे में तो कोई कमेंट करूंगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे का पॉइंट होता है, उसको क्या कंफर्टेबल लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो उसको मन है वो पहले करे, ठीक है, सबका अपना कंफर्ट जोन होता है। पर एटलीस्ट ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि पूरे तीनों सब्जेक्ट एक साथ टिक करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं और लास्ट में OMR फिल कर रहे हैं। ये ब्लंडर क्रिएट करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ने किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम ले लिया, किसी एक सब्जेक्ट में उसको टाइम कम मिला, वो हो गया पैनिक। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर ही वो टेंशन में गया, ऑटो वाले भैया उसको परेशान कर दिए, ट्रैफिक जाम मिला उसको, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको ये सब चीजों के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब लास्ट में अगर आपने मान लीजिए कि बबल फिल करना था, आपको 16th नंबर क्वेश्चन का बबल फिल करना था, आपने गलती से 17th, कई बार बच्चों को ब्लर दिखना लग जाता है एग्जाम के अंदर, ऐसा भी होता है। इवन बच्चे ने, सर मैं आपको बताऊं, सर ने बच्चों ने मेरे को ये बताया कि 16 नंबर का क्वेश्चन बबल करना था, 61 कर दिया। हाँ, तो अब जैसे एक ये ब्लंडर होगा, तो कभी भी एक साथ OMR फिल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अब आप जो मन है वो पहले स्टार्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका मन है पहले स्टार्ट करो, पर आप 3 तरह की मार्किंग सेट करके रखो। मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहला पॉइंट, 3 तरह की मार्किंग बच्चे को सेट करनी चाहिए, एक इजी के लिए, एक मीडियम के लिए, एक टफ के लिए, ठीक है। उसने फिजिक्स स्टार्ट किया, फिजिक्स के अंदर उसको इजी क्वेश्चन जो लग रहे थे वो कर दिए, उसने टिक कर दिया, उसका OMR पहले फिल कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पर आपका पैटर्न पूरा चेंज कर दो, आपका जो अभी तक सेट हो रखा है पैटर्न वो आप ऐड करो। इस हमारे डिस्कशन से ये मत निकालना कि चेंजेस आपको लाना है, सिर्फ सजेशंस हैं ये आपके पढ़ने के तरीके में, ठीक है। तो आप इजी वाले पहले टिक कर दो, केमिस्ट्री का कर दो, बायो का कर दो, ठीक है। उसके बाद मीडियम वाला जो आपको लगा था, जिसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा लग रही थी, है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा ईगो पे लेता है क्वेश्चन को कि नहीं यार मैं तो ये क्वेश्चन जब तक नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि मैं तो करके ही निकलूंगा इसको। वो टाइम खराब करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो फ्रेम करने वाला पक्का ऐसे क्वेश्चन डालेगा कि इनको अटकाओ, तो वो मीडियम के अंदर आ गए वो, ठीक है। और लास्ट के अंदर आपके पास 10 से 15 मिनट फिर भी बचे हैं, तो आपका अब कोई स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि हमारा आप ऑलरेडी भर चुके हो। और 15 मिनट भी अगर आपके पास बचे हुए हैं, तो क्या होता है कि जब हम फ्री माइंड से किसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो जिसको हम समझते हैं कि यार ये तो फैंसी लैंग्वेज का था तो मुझे टफ लग रहा था, कई बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इजी लगता है अपने को, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, इसके अंदर बच्चे को ये समझना जरूरी है कि एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं सॉल्व करने के। ये बच्चा बहुत छोटी छोटी चीजें ही है, मतलब एक बुक आती है एटॉमिक हैबिट्स, है ना, हो सकता है नाम सुनाओ आपने, वो ये बताती है कि अचानक से करिश्मा नहीं होता है। आप सोचो कि मेरे 400 नंबर आ रहे थे टेस्ट में, अचानक से मैं 700 नंबर ले आऊं अगले टेस्ट के अंदर, नहीं होगा। आपको छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं कि 400 से पहले मैं 450 ले आऊं। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आगे की पूरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, चाहे बबल कैसा फील कर दो, चाहे आप OMR जो क्वेश्चन है उसको सही टिक कर दो। तो पहला पार्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे उसके अंदर करेक्ट पूछा होता है, नॉट करेक्ट समझ लिया, नॉट करेक्ट पूछा था करेक्ट, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब आप आराम से आपका आंसर सोचोगे। अब आप उसको कॉन्शियसली सही टिक करो, क्योंकि आपने मन में सही सोचा मगर टिक सही नहीं किया। थर्ड करना था, सेकंड कर दिया, आपने ऑप्शंस को सही नहीं देखा, 0.297 था, 2.97 था, 29.7 थे, है ना। अब आपने ध्यान से देखे ही नहीं, आपको करना था 2.97 टिक, आपने 29.7 कर दिया टिक, कोई मतलब नहीं आपने क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़ा हो। तो सेकंड फेज भी इंपॉर्टेंट है। अब OMR वाला पार्ट, आपने क्वेश्चन कितने ध्यान से पढ़ा हो, आपने कितना ही सही से उसको टिक किया हो, मगर आप बबल अगर गलत फिल कर दोगे तो सब बेकार है, टाइम खराब हो गया उल्टा। तो आपको कॉन्शियसली देखना है कि सेकंड स्टेप तक क्या मैंने सही से उसको सही टिक किया था क्या, तो फिर कॉन्शियसली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है OMR को सही फिल करना, ठीक है। ऐसा बात करने में लगता है कि अरे सर ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ में, नहीं, ये बिल्कुल आप जब करने लगते हैं पेपर में तो बिल्कुल उतना ही टाइम लगता है जितना आप अभी जिस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे थे। ओके, प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट एग्जामिनेशन। जब पेपर के सिर्फ 2 दिन बाकी होते हैं तो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस सब साथ में आ जाता है। तो उस स्टेज में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू यू? मैं सबसे पहले कहूँगा कि आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपने साल भर प्रिपरेशन की है
अगर साल भर प्रिपरेशन नहीं की है तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो डरने क्या है, फिर स्ट्रेस कैसा, फिर तो स्ट्रेस केवल इस चीज़ का है कि पेपर तो आना ही है और उसके बाद घर वालों को चेहरा कैसे दिखाना है या मुझे भागना है या जो भी करना है, ठीक है। लेकिन जब अच्छे से प्रिपरेशन की है तो ये तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस तो चाहे कितनी भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हो और चाहे आपने बिल्कुल प्रिपरेशन ना की हो, स्ट्रेस तो आना ही आना है। एग्ज़ाम का प्रेशर तो हमेशा होता है। आप अपन जो है 10th क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास में पढ़ते थे, बहुत अच्छे से पढ़े होते थे तो भी शाम के रात को टाइम के बोलते थे मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो कुछ ऐसा लग रहा है मैं सब भूल गई हूँ, है ना, ऐसा लगता था। तो जब ऐसा लगता था तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है। इस टाइम बच्चों की मेंटल कंडीशन ऐसी ही है कि सर ऐसा लग रहा है कि हम तो पूरा ही भूल गए हैं, NCERT तो ऐसा लग रहा है कि सारी मिक्स हो गई है ना, इस चैप्टर के एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स तो ऐसा लगता है कि सारे मिक्स हो गए, ठीक है। तो ऐसा लगेगा और ये इस बात को याद रखना है कि ये केवल एक बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है और ये एक नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत अलग हो चीज़ है। तो इस टाइम में आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने साल भर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, मैंने अपने सारे टेस्ट दिए हैं, उन सभी टेस्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और उस इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, लगातार अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, हताश ना हो। हताश होने की वजह से आपकी एनर्जी लॉस होगी और एनर्जी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं अभी इन 20 दिनों के अंदर आपकी जो पढ़ाई और अच्छी कर सकते हैं आप, उस पर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आएगा। तो सोचने पर कम काम करें और उसको जो है वो पढ़ने पर ज़्यादा लगा दें, उसको लगा दें पूरी एनर्जी को कि मुझे पढ़ना है। सोचेंगे 3 मई के बाद, 3 मई के बाद सोचेंगे कि क्या करना था, क्या सही था, क्या गलत था। अभी केवल पूरा साल निकल गया है तो 20 दिन और बचे हुए हैं, इसमें केवल पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। जितना ज़्यादा खुद पे विश्वास रखेंगे, घर वालों से बात ज़रूर करें। इस दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर वालों से भी ऐसे बोलते हैं कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे घर वालों से ही बात नहीं करनी, मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो। ऐसा 2 मिनट का 4 मिनट में ऐसी कोई विशेष पढ़ाई नहीं होने वाली है आपकी। आपके घर वाले इस टाइम आपको कॉन्फिडेंस ही देने वाले हैं, ठीक है। आपके घर वाले आपको इस टाइम में अच्छा मोटिवेट करने वाले हैं, वो इस टाइम में आपको यही बोलने वाले हैं। 100% सभी पेरेंट्स इस टाइम में अपने बच्चे को चाहे साल भर कितना भी कह देते हो कि तेरे मार्क्स कम आए, लेकिन इस टाइम में, इस टाइम ड्यूरेशन में पेरेंट्स की सबको क्लियर होता है कि बच्चा स्ट्रेस में है, इसलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चे को यही बोलता है बेटा तू पढ़ाई कर, कोई बात नहीं, मस्ती से पढ़ाई कर, जितना हो जाए उतना पढ़ाई कर, टेंशन मत ले। तो वो भी ये बोलते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स से लगातार कांटेक्ट में, या ब्रदर से, सिस्टर से, जिनसे भी बात होती है उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। व्हाट डू यू थिंक, कैसे मैनेज करना चाहिए उसको? मेरा कहना ये है कि जिसकी तैयारी होती है उसी को स्ट्रेस होता है, जिसकी तैयारी नहीं है तो उसको स्ट्रेस क्या होगा। वो तो ऐसे जाएगा कि देखते हैं कुछ बोनस में मिल गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो जाएगा, धुरंधर है वो। हाँ, तो स्ट्रेस होता है, मतलब ये एक बहुत मतलब एक होना भी चाहिए, पर वो एक हद तक होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आपको नेगेटिव लोगों से, जैसे आपको मिलते नेगेटिव वाइब आती है कि यार ये नेगेटिविटी देता है, उससे दूर रहो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस पीरियड के अंदर जो आपका भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, इसके अंदर आपको कभी भी नई चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। मैं तो ये बोलता हूँ किसी भी स्टूडेंट को जो थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड फील करता है, मैं उसको बोलता हूँ कि यार तेरे नंबर कितने हैं? बोलता है सर मेरे 400 नंबर आए। मैं बोलता हूँ तुझे तो खुश होना चाहिए, जितने कम नंबर आए उतना खुश होना चाहिए। बच्चा एकदम चौंकता है, ये कौन सी उल्टी बात कर रहे हैं सर, कि नंबर कम आए तो खुश हो। मेरा ये कहना ये है कि अगर 400 नंबर आ रहे हैं 720 में से, 320 का गैप इंप्रूवमेंट का है, ठीक है। तो आप इस साइकोलॉजी के साथ पेपर दो। बच्चा क्या करता है इस टाइम पर, वो ओवर थिंक करता है कि यार मेरे पेपर में नंबर नहीं आ रहे, पेपर में नंबर नहीं आ रहे। आप साइकोलॉजी चेंज करो पेपर की। आप पेपर क्यों दे रहे हो? पेपर देने का एक्चुअल पर्पस ये होता है कि आपकी कमियों को सुधारो। आप क्या करते हो, आप उससे जज करते हो कि मेरा इससे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पहली बात तो जो भी तुम्हारे टेस्ट के अंदर खराब भी पेपर हुए होंगे, होते हैं, सबके होते हैं, है ना, कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि 100% परफेक्ट है, मत ध्यान दो, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो है जैसे अपने जो माइंड का जो कंट्रोल होता है वो ब्रीदिंग से रहता है। तो आपको अभी से ही ये प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि दिन में 3 से 4 बार 2-2, 3-3 मिनट अपन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, है ना। 5-5-5 का रूल बना सकते हो आप। 5 सेकंड्स ब्रीद इन, 5 सेकंड्स को कंट्रोल करो, 5 सेकंड फिर एक्सहेल करो। तो ये बहुत छोटी चीज़ है मगर ये बहुत हेल्प करेगी। नीट आते आते अगर अभी से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओगे, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाकी लोग स्ट्रेस में रहेंगे, तुम बहुत कंफर्टेबल होकर पेपर दोगे। बहुत मेजर डिफरेंस ये क्रिएट करेगा।
लेकिन सर जितना बता रहे हैं बस उतना ही करना है, नहीं कि बाबा रामदेव का वो योगा स्टार्ट कर दिया है ना, वो पेट को करके अनुलोम विलोम और वो कैसे घूमता रहता या है, यूट्यूब पे देख लिया ना कि ऐसा वाला योगा करे, सिर नीचे पैर ऊपर, वो सब अभी नहीं करना है, ठीक है। पर सिर ऊपर। पर ये मजाक की बात हो गई, पर आप इसको सीरियस लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क करता है। क्योंकि जैसे एक पहले सीरियल आता था, मतलब कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, वैसे टीचर्स भी कभी स्टूडेंट थे। सही है। तो जो हम फेस किए हैं वही बता रहे हैं कि किन चीजों से फर्क पड़ता है। Okay, this is a very personal experience. Like one of my friend, she shared this with me कि जब वो नीट का पेपर दे रही थी लास्ट ईयर, तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। पेपर देते देते सडनली पूरा ब्लैंक हो गई, कुछ उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, एंड देन उसका बहुत टाइम वेस्ट हो गया उस चीज़ की वजह से। एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा। हाउ टू डील विद दैट फीलिंग, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट एग्जाम सेंटर, सारा माहौल आपके आसपास। इसमें मैं पहले बोलूंगा क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है ना, पर मैंने बहुत लोगों से नहीं सुना है कि ये ऐसा बहुत कॉमन है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं था कोटा में और मैं 11th में था और 2 बजे का टाइम था, उस टाइम पर माइनर टेस्ट था हमारा। तो मतलब वही पढ़ना और करीब 11:30-12 बजे के आसपास ऐसा हुआ कि मैं वहाँ की जो मॉड्यूल तेजस इंस्टीट्यूट में मैं था, तो मॉड्यूल देखते देखते एकदम ब्लर हो गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है कुछ, एकदम ब्लैंक हो गया है और सामने से आवाज़ आ रही है, मुझे कोई बोल रहा है मगर नज़र ही नहीं आ रहा है कौन है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आया था क्या करना है मैं, पर धीरे धीरे फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट किया, रिलैक्स हुआ, मैंने बंद कर दी पढ़ाई बिल्कुल, क्योंकि जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा तब तक आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। हो सकता है मैंने ओवर स्ट्रेस ले लिया हो सकता है मैं ओवर थिंकिंग कर गया हूँ, मैं आउट परफॉर्म करने के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं स्ट्रेस के अंदर, तो ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। रिलैक्स हुआ, मैंने पावर नैप ली, 15 से 20 मिनट में नींद निकाला, उठा, बहुत नॉर्मल सा फील हुआ, बहुत बढ़िया फील हुआ। बट लाइक इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर और फिर आपके साथ ऐसा हो गया मेन पेपर वाले टाइम, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या करना है? देखिए जो लास्ट ईयर हुआ है ना, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों की गलती है। मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट और टीचर्स की भी गलती है, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था कि हम बच्चे को प्रेशर दे रहे थे कहीं ना कहीं, और एक जनरल माइंडसेट हो गया था कि यार 600 प्लस लाने हैं, 650 प्लस लाने हैं, तो बच्चों के दिमाग में था यार इससे कम स्कोर मतलब होना ही नहीं है हमारा कुछ, और उस समय तक चल भी यही रहा था। लेकिन बच्चा जैसे ही नीट 25 के अंदर पेपर खोलता है, और कुछ लोगों का कोड ऐसा आया था जिसमें पहले ही क्वेश्चन फिजिक्स में सरफेस टेंशन का था, देखते बच्चन का ये क्या है, कहीं जे एडवांस का पेपर आ गया है, पलट के देखा नहीं नीट का ही पेपर है ना। तो फिर उसने अगला क्वेश्चन देखा, फिर उसका अगला देखा, तो बच्चे का कहीं ना कहीं ये हुआ कि यार मुझसे नहीं होना ये, मतलब उसको पेपर देख के लगा कि यार ये क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं है, इसके साथ कैसे डील करें। और कई बार क्या होता है ना कि सपोज 30 क्वेश्चन इजी हैं, बट वो जो 15 क्वेश्चन है वो इस तरीके से अरेंज कर दिए गए हैं बीच बीच में कि आप पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, तो दूसरे तक आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, तीसरा फिर डिफिकल्ट, तो आपको ऐसा लगा कि यार मुझसे नहीं होना है। और ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में हैं और आपको पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट है या नहीं है, नहीं पता चलता है भाई। बच्चे को उसको क्या लगता है ना, मुझसे नहीं हो रहा है, बच्चा पेपर सॉल्व कर उसको लग रहा है मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बाकी है तो इजी, मतलब उसके दिमाग में। और ये क्यों हो रहा है, वो दिमाग में क्या लेके गया है कि मुझे 650 लाने हैं, मुझे 700 लाने हैं, है ना। तो इस वजह से क्या लगातार प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और देख रहा है यार कि लो 10 क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है, अब क्या होगा मेरा। और फिजिक्स में ये हाल है, अभी बायो में चलेंगे, फिर केमिस्ट्री में क्या होगा मेरा। तो पहले से कुछ प्लान करके मत जाइए कि मुझे ये स्कोर लाना है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में नहीं पता कि पेपर कितना डिफिकल्ट है। वो तो एग्जाम हॉल से जब बाहर आते हैं ना और टीचर्स बताते हैं कि यार आज का पेपर डिफिकल्ट था, तो हमें पता चलता है अच्छा पेपर डिफिकल्ट था। हाँ, तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, नहीं हो रहा आगे बढ़ूंगा। और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें स्कोर से ज्यादा मैटर करता है आपकी रैंक क्या है। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे 720 में मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा पेपर आ गया कि जो फर्स्ट रैंक का बच्चा है उसी के 650 आ रहे हैं, और उसके बाद जो सेकंड रैंक है मान लीजिए 600 पे आ रही है, और उसके बाद सारे बच्चे 550 से नीचे हैं। तो अगर फिर आप सोचो कि अगर आप ये चीज दिमाग में रखते कि यार कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना बेस्ट निकालते, हो सकता है आप ही के 550 आ जाते, है ना। तो इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये स्कोर लाना है, ऐसा करना है। तो आप और पेपर कुछ भी हो सकता है ना, डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। वैसे उसके बाद से तो बच्चों का माइंडसेट बदला है, अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अगर हमने 50-60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो हो सकता है वो मुश्किल रहा हो।
तो धीरे धीरे बच्चे उस साइकोलॉजी में भी आ रहे हैं कि यार 550 भी एक अच्छा स्कोर है, 600 भी एक अच्छा स्कोर है, जरूरी नहीं कि 700 के ऊपर ही आने चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट इस टाइम पर, मतलब लास्ट 20 डेज, सर मैं एक शेयर करूँगा एक बात एक बच्चे की। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक बहुत ही शानदार बच्चा था और अभी वो एम्स से पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बच्चा। और लास्ट टाइम पे क्या हुआ, और वो बच्चा मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। और ये बात मुझे भी बाद में पता चली, उसने मुझे जब वो सेलेक्ट हो गया फिर उसने बताया कि सर आप जब आसपास होते थे तो मुझे लगता था सर को देख के पता नहीं एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और मैं फिर पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, आपको भी आ जाती है? आपको वो साथ में जब हमारे साथ रहते तो हमको भी एक अलग एनर्जी फील होती है। थैंक यू सर। तो उस समय क्या हुआ कि वो उस बच्चे का थोड़ा सा ये था कि अरुण सर हैं आसपास तो उसको बहुत अच्छा फील होता था और वो बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन उसके साथ क्या दिक्कत आ रही थी, उसकी केमिस्ट्री वीक थी। फिजिक्स बहुत बढ़िया थी, बायो बहुत बढ़िया थी, उसकी केमिस्ट्री वीक थी और हर बार केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे थे। तो मैं जहाँ पर पढ़ा रहा था उनका जो हेड ऑफिस था, अब वो लोग भी अब अच्छे बच्चे होते तो उनको मॉनिटर करते वो, तो वहाँ से एक बार कॉल आया जो हमारे सेंटर के हेड थे उनके पास कि इस बच्चे को हमें यहाँ पर भेज दो, हेड ऑफिस भेज दो, वहाँ छोड़ के यहाँ भेज दो, इसकी केमिस्ट्री हमारी एक्सपर्ट टीम है वो कराएगी। मतलब उनको लगा कि हम केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा जो बहुत बढ़िया टीचर्स हैं उनको भी लगा देंगे इसके पीछे। तो अब वो बच्चा, उसको कन्वे किया गया कि भाई तुम्हें वहाँ पर जाना है और वहाँ पर पढ़ाई करनी है और लास्ट के यही 20 डेज के आसपास टाइम था। वो बच्चा मेरे पास आया, कह रहा सर मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं कि केमिस्ट्री अच्छी कर देंगे, तो सर मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अब सर मेरे पास, मतलब मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा अगर मैंने इसको यहाँ रोक लिया और कहीं केमिस्ट्री में कुछ उल्टा सीधा हो गया इसके साथ तो रहेगा कि अरुण सर की वजह से रिजल्ट खराब हो गया। और उस बच्चे से मैंने पूछा तुम क्या चाहते हो, कह रहा सर मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पर आप रहते हो आसपास, मुझे अच्छा लगता है, मैं कर लूँगा मतलब अपने लेवल पर, और अगर मैं वहाँ पर गया तो और मुझे मान लो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली वो बच्चा टूट गया तो कितना भी वो अच्छा पढ़ा ले, है ना, 20 दिन में वो क्या ही नया कर लेंगे। तो मेरा मतलब कहने का यही है। और फिर वो बच्चा सर वहीं रुका, वो नहीं गया और उसमें केमिस्ट्री में जो बेस्ट कर सकता था उसने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया वो। तो मेरा यही कहना है कि आप इस समय मतलब इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का, घर वालों का और आपके टीचर्स का। और एक बच्चे की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसको वो अपने आसपास पाके बहुत ही मतलब अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो उनके साथ मतलब रहना जरूरी है, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना जरूरी है। और देखिए हम लोग तो यहाँ पर बैठ के जो बता रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों तक बात जा रही है और कोई हो सकता है ऐसा बच्चा भी हो जो हो सकता है डायरेक्टली हम लोग को ऐसे ना भी जानता हो, लेकिन वो मतलब उस बच्चे को वो टीचर बहुत अच्छे से जानते होंगे जिनसे वो साल भर पढ़ा है। तो अगर मतलब इन शॉर्ट अगर उसको कहीं कोई दिक्कत आए ना तो एक बार उनसे जरूर शेयर करें, वो उसको वो सपोर्ट दे सकते हैं हर तरह का जो शायद बच्चा अगर ना जाए तो दिक्कत में आ जाएगा। तो उनसे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जैसे एग्ज़ाम में स्ट्रेस फील करने का एक जो सबसे मेन कारण ये होता है, जैसा सर ने बताया, ओवर थिंकिंग। तो इसमें जो है ना बच्चा ओवरथिंक करता क्यों है, इसका कारण क्या है ना, इतना स्ट्रेस में आता क्यों है बच्चा। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैं ये मानता हूँ कि 3 कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसकी स्कूलिंग बहुत बढ़िया थी, इसके बेसिक्स बहुत ही क्लियर है। एक जो बिल्कुल ही लथार्जिक है, जिसको इन द सेंस मतलब बिल्कुल वो सीरियस है ही नहीं अपनी पढ़ाई को लेकर। और एक जिसके मार्क्स कम है या मीडियम रेंज का है मगर वो मेहनत बहुत करना चाह रहा है। ये जो सेकंड रेंज का बच्चा होता है ना, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं और ये बहुत इमोशनल होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो पेरेंट्स प्ले करते हैं। मैंने इतने सालों में मैंने लगभग 12-13 साल 14 साल जो भी मैंने पढ़ा है उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो मतलब स्ट्रेस का कारण ऑब्जर्व किया है ना, और भी कहीं होते हैं मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, पर पढ़ने वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमने तो फीस जमा करा दी, अब तो ये तेरा काम था, तेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, है ना। माइनर टेस्ट के अंदर ही बच्चे से पूछ रहे हैं कि तेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, फालतू ही पैसे लगा दिए, तू ही लड़ झड़ के आया था। ये सब बहुत गलत बातें होती हैं। ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अगर एक बार के लिए पेरेंट्स से थोड़ा सा फ्री हो गया ना तो वो उसको एकदम लग के करके वो दिखाएगा कि नहीं बिल्कुल आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं अब करके दिखाऊंगा। क्योंकि हमें मौका मिल रहा है, बच्चा इस चीज़ को फील करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दबाव बना के आप उसको बिल्कुल ऐसा कर दो कि नहीं तुम तो एक मशीन हो, मैंने पैसे लगा दिए, तेरा सिलेक्शन होना चाहिए। कोई भी कोचिंग गारंटी नहीं लेती है कि हम सिलेक्शन करवा के दिखाएंगे। रेल का डब्बा थोड़ी है कि 1 लाख रुपए दे दिए, 50,000 दे दिए और सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा पेरेंट्स को
उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर उनकी काउंसलिंग प्रॉपर हुई, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसके अंदर पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होगी तो बच्चा फ्री होके पढ़ेगा, वरना तो नेगेटिविटी कुछ आएगी नहीं। नीट 2026 के बच्चों को ये इतना एडवांटेज है कि नीट 2024 का एक पेपर जिसमें जनरल की कट ऑफ 650 प्लस गई और नीट 2025 का पेपर हुआ जिसके अंदर कट ऑफ जो जनरल की थी वो 530 प्लस गई। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 120 130 मार्क्स का, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि वो बच्चे जो ब्लैंक हुई, वो ब्लैंक होना है ना, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर टफ आएगा तो अभी भी अगर पेपर टफ आएगा ना तो इस तरह के जो बच्चे हैं ना वो अभी भी ब्लैंक हो ही जाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक मेंटल स्टेट है ना, ये इस मेंटल स्टेट है और ये हर बच्चे के साथ नहीं, एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ होती है। तो इसका बायोलॉजिकल रीजन है ना, क्योंकि उसने अपने दिमाग के अंदर ऐसा एक डर पैदा किया हुआ है और वो डर उसके सामने आ गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि वो पेपर वाला डर उसके दिमाग में था कि अगर पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, और वो चीज़ उसके सामने आ गई है, और वो चीज़ आ गई है तो वो होना ही होना है, क्योंकि वो ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है। तो अगर हम बात करें कि वो चीज़ अगर हो गई है तो उस कंडीशन में जैसे सर ने बताया कि डीप ब्रीथ लेने की ज़रूरत है, एक थोड़ा सा आपको अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को सोचना चाहिए कि हाँ पेपर टफ है। तो पहले तो ये आइडिया आ जाना चाहिए दिमाग में, ये दो चीज़ें कि पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। दूसरा, इस दौरान फिर डीप ब्रीथ लेने के बाद बच्चे को ये करना चाहिए कि अब जो फिजिक्स का पेपर था जो टफ था, या इस बार हो सकता है बायोलॉजी का पेपर टफ आ जाए, तो बायोलॉजी के पेपर टफ है तो उसको फिर चेंज कर देना चाहिए, फिर उसको केमिस्ट्री पे आ जाना चाहिए, फिजिक्स पे आ जाना चाहिए, फिर बायो पे आ जाना चाहिए। तो उसको ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है, जो बायोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें वो ब्लैंक हो जाएगा अगर बच्चा, तो उससे निकलने के लिए बस उसको थोड़ा सा गैप देना होगा। अगर वो अभी भी क्वेश्चन करता ही रहा तो वो कंटिन्यूसली गलती करता रहेगा, क्योंकि वो एक तरफ से अपनी वॉच देखता रहेगा कि टाइम हो रहा है और एक तरफ से उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें एक साथ होगी तो 100% क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता। और 100% पेरेंट्स को तो मैं ये मैसेज देना ही चाहूँगा जो भी अभी इस हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि उनको अपने बच्चे को इस टाइम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है। उनको बिल्कुल ये नहीं कहना है कि हम तुझे 4 बजे उठा देंगे सुबह पढ़ाई करने के लिए, तू अभी सो जा। वो बच्चा अभी सोने की स्थिति में है तो वो सो जाएगा। अगर उसको लग रहा है कि मुझे अभी ये टॉपिक करना है, मैं 2 घंटे में पढ़ाई करके सोऊंगा, तो पेरेंट्स को एटलीस्ट इस टाइम में अपने बच्चे का रूटीन डिसाइड नहीं करना चाहिए। बच्चे को खुद अपना रूटीन करना चाहिए। बच्चे का रूटीन कैसा होना चाहिए वो तो अभी आपको बताया दिया, लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। उसको हेल्दी फूड खिलाने पे फोकस करना चाहिए, उसको जगाना है, अच्छा खिलाना है, उसको मोटिवेट करने पे फोकस जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए उसके ऊपर अगर आपने स्ट्रेस डाल दिया तो वो पहले से ही इतने स्ट्रेस में है, अगर आपने उसके ऊपर स्ट्रेस डाल दिया, कंपैरिजन का स्ट्रेस डाल दिया, शर्मा जी का लड़का है ना, तो शर्मा जी का लड़का वाला स्ट्रेस अगर आ गया उसके ऊपर, तो फिर वो जो है ना, उसकी जो मार्क्स आ रहे होंगे ना और ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में ही उसके ब्लैंक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें, ये जो एनवायरनमेंट उसके सामने क्रिएट हो गया है, ये इस एनवायरनमेंट की वजह से ही ये हुआ है कि उसके अंदर डर बैठा हुआ है कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरा पेपर अगर टफ आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और हल्का भी पेपर टफ आता है तो वो ब्लैंक हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी बड़ा रोल है पेरेंट्स का कि इस टाइम में बच्चे को बिल्कुल फ्री रहने दें। इवन आसपास जो लोग हैं, ऐसे लोग जो भी उसके आसपास हों, हॉस्टल में जो बच्चा रहता है उन हॉस्टल के वार्डन्स को, हॉस्टल के ऑनर्स को भी इस टाइम में अपने जो भी स्टूडेंट्स आपके पास रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। उनको किसी भी तरह की पढ़ाई के अलावा किसी और तरह का स्ट्रेस ना आए, इसके लिए पूरी तरह से उनको एश्योर करना चाहिए। Parent support, teacher support and practice. Very important. Okay. Let me ask you a very not controversial, but like very important question जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी होगा। अगर किसी के 450 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या उनका कोई चांस है नीट क्लियर करने का? बिल्कुल 100% चांस है, 101% चांस है, क्योंकि 450 मार्क्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर पेपर टफ आता है, एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे मेरे पास आकर कुछ बोलते हैं कि सर पेपर जब इजी आता है तो मेरे 500 मार्क्स आते हैं, और पेपर जब टफ आता है तो मेरे 450 मार्क्स आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर मार्क्स के बीच में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो 400 450 मार्क्स के बीच में फंसा हुआ है, या 450 500 के बीच में फंसा हुआ है, और वो चाहता है कि मेरे 530 540 560 इतने मार्क्स आए तो मैं सिलेक्शन के नज़दीक होऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर होता है तो बहुत बेटर है ये तो बात, लेकिन जो अभी 400 450 मार्क्स लेकर आ रहा है
वो भी अगर सही डायरेक्शन में पढ़ाई करे, उसको ये देखना चाहिए कि लास्ट PYQs को देखना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो वाला पर्टिकुलर जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जहाँ से पोर्शन जिससे ज़्यादा मार्जिन है जगह, उन क्वेश्चंस को वो ज़्यादा फोकस करे उस पर्टिकुलर पोर्शन पर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वहाँ से कर पाए। वैसे तो सिलेबस तो पूरा ही करना है, कुछ छोड़ना कुछ नहीं। जैसा सर ने बताया कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो टफ लगता है उससे ईजी क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो वो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जैसे 12th क्लास की फिजिक्स से सर आई थिंक 60% पोर्शन लगभग कवर होता है, तो ये भी मतलब इंटेलिजेंट वे में पढ़ाई करने की जरूरत है। अगर मैं इस वॉल पर अगर जोड़ लगाता हूँ तो ये दीवार थोड़ी हटेगी, ये तो एनर्जी बिना बात के ही लगने वाली है। तो हमें एनर्जी ऐसी जगह पर लगानी है जिससे हमें कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। तो ये जो अभी लास्ट के 20 डेज जो बचे हुए हैं, इसमें बच्चे को केवल बिल्कुल सेंट्रलाइज होकर पढ़ाई करनी चाहिए कि मुझे इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। अभी इतने टॉपिक पे फोकस करूंगा तो मेरे ये मार्क्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद मैंने ये और टॉपिक, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन और किए तो और मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि ऐसे बच्चे जो 400, 450, 500 मार्क्स लेकर आते हैं, उनको तो यही सोचना चाहिए कि पेपर लास्ट ईयर से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा टफ आएगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। पेपर कितना भी टफ आ जाए, मेरे तो 400 से 450 के बीच ही आते हैं, और पेपर कितना भी इजी आ जाए तो भी मेरे इतने आते हैं। तो उसको तो यही सोचना चाहिए कि पेपर टफ आना चाहिए, और 100%, क्योंकि वो बच्चा जो है एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को कर लेता है, लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वहाँ पर जाकर वो फंस जाता है, ठीक है। तो वो टफ लेवल का क्वेश्चन आकर तो वहाँ पर वो फंस जाता है, लेकिन फिर भी उसको पूरी अभी इन 20 डेज के अंदर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, और 100% उसका सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसमें सर एक चीज़ ये भी है कि मतलब जैसे अगर किसी बच्चे के 450 या 500 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब उसने पढ़ाई की है, साल भर पढ़ाई की है, उसको नॉलेज है और उसको सब कुछ आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो गड़बड़ कर रहा है। तो अब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं मार्क्स कम होने के, लेकिन इसमें जो एक मेन चीज़ मुझे लगती है कि आप जो अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि जितना भी टाइम बचा है हमें डेली एक टेस्ट देना है। जब आप एक डेली टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको पता चल रहा है कि यार मेरा ये वाला टॉपिक वीक है। देखिए, अगर किसी बच्चे के 400, 450, 500 आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है, ठीक है। और मैं 2-3 बातें बोलूँगा। पहली बात तो ये है कि जब आप लगभग 70%, 80% जर्नी तय कर चुके हो कि मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो अब ये तो नहीं करोगे ना कि 450 आ रहे हैं छोड़ो, आप किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं करोगे कि आपने NDA की तैयारी शुरू कर दी। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप एक बहुत लंबी जर्नी तय कर चुके हो, और आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, तो मतलब कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे मार्क्स कम आ रहे हैं, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन या तो गलत हुए या आपने अटेम्प्ट नहीं किए, है ना। अब इसको बचे हुए टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि तुमने अगर कोई चैप्टर पूरा ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो आज से बैठ जाओ पढ़ने, क्योंकि हो सकता है वो पूरा करते करते 20 डेज निकल जाए। तो अभी इसको कैसे हम लोग बढ़िया कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि आप डेली एक टेस्ट दे रहे हो और आपको दिख रहा है कि सपोज करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अब उसमें आपको दिखा कि मुझसे नॉर्मल पावर वाले क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन बल्ब के क्वेश्चन आते हैं तो मुझसे गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम एग्जैक्टली बल्ब के क्वेश्चन में आ रही है। अब आप ये मत सोचो कि मुझे पूरा चैप्टर देखना है ना, ये बात पहले भी हुई थी अपनी, तो सर लोगों ने बोला था। तो अब आपको क्या करना है कि भाई बल्ब वाले क्वेश्चन नहीं होते ना, ठीक है, आप तुरंत अपने टीचर के पास जाओ और उनसे बोलो सर इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते। और वो क्योंकि आपको साल भर से देख रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, तो उनको पता है बच्चे को ही कैसा सिखाना है। और मुझे लगता है कि वो बहुत कम टाइम में, हो सकता है 5, 7, 10 मिनट में आपको चीज़ सिखा दें। आप खुद से करने बैठोगे तो हो सकता है 2 घंटे भी लग जाए और डिप्रेशन में अलग आ जाए। तो बेटर है कि आप छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इकट्ठा करो, टीचर से मिलो डेली जाके। तो मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया तरीका होगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मार्क्स ले आएँ। थैंक यू सो मच एंड इट्स अ ग्रेट ओकेजन टुडे कि आज हमारे पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के फैकल्टी हमारे साथ यहाँ अवेलेबल है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है। तो आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, नीट आ रहा है, तो अगर कोई बायो का रिविजन करना चाहता है तो व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज बायोलॉजी? बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो सबसे स्कोरिंग पोर्शन है नीट के लिए, और सबसे फेवरेट भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। बायोलॉजी पोर्शन जो होता है वो नीट के स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट का फेवरेट होता है, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका फेवरेट होता है ठीक है। तो अगर बायोलॉजी वाले पोर्शन में बच्चे का मैं बताऊँ, पूरे ही मैं सब्जेक्ट में बताऊँ, एक बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा हमेशा पेपर जब फुल सिलेबस का आने वाला है तो वो ये सोचता है कि आज मैं पढ़ाई करूँ और आज मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ही मैं कॉपी पढ़ लूँगा जो हमारे नोट्स हैं, और तीनों की मैं NCERT लगा लूँगा, और तीनों की मैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और PYQs भी आज ही कर लूँगा।
तो वो अपने आप को इस तरह से पहले से सोचता है कि मैं पूरा सिलेबस कवर करके कैसे जाऊंगा कल के एग्जाम में। अरे भाई नहीं होगा, तुझसे क्या मुझसे भी नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। तो हमें मतलब स्ट्रेटेजी ये फॉलो करनी चाहिए कि साल भर हमने थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस किए और अब हमें क्वेश्चन से थ्योरी पर आने की जरूरत है। उससे क्या होगा, एक्चुअली क्या बायोलॉजी में बच्चा बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, इसको तो मैं कर ही लूंगा। और प्रॉब्लम क्या आती है, जब मार्क्स नहीं आते तो उसको ये भी पता नहीं चल रहा कि बायोलॉजी में गड़बड़ का है। उसको लगता है बायोलॉजी तो आती है लेकिन नंबर नहीं आते, क्योंकि बायोलॉजी में नंबर आने का मतलब है 340, 360 में से 340 मार्क्स, ये बायोलॉजी में अच्छे नंबर आने का मतलब है। लेकिन ये अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसको ये प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आ रही कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसको ये समझना होगा कि उसको प्रॉब्लम पर्टिकुलर किसी जगह पर नहीं है, उसको पर्टिकुलर हर एक चैप्टर में किसी एक टॉपिक में हो सकती है। तो उसको क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा, और फिल्टर करने का क्वेश्चन करने से ही तरीका मिलेगा। आप क्वेश्चन कीजिए डेली, आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपको पता चल गया कि देखो मुझे ये 5-6 क्वेश्चन जो है वो मेरे गलत हुए, इसको मैंने थ्योरी से देखा, इसको मैंने एनसीईआरटी से देखा, ठीक है। और ऐसे करते जाइए, धीरे धीरे आपका मैक्सिमम पोर्शन वापस से कवर भी हो जाएगा। हाँ, और लास्ट में ये बात और है कि एनसीईआरटी डेली पढ़नी है। एनसीईआरटी से 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली रीड करना है, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज लाइंस आती हैं। तो जब एज इट इज लाइन आती है तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट होती है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट होती है, एटलीस्ट ये भी याद आ जाता है, अरे ये स्टेटमेंट तो, ये लाइन तो क्या लिखा है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये उस पेज में डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है तो ये सही होगा, ठीक है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी जो है वो बनने से होगा फायदा ये कि आप बायोलॉजी का पेपर जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो बचा हुआ टाइम कहीं ना कहीं आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम बच्चे के साथ बायोलॉजी की वजह से नहीं आती है, बायोलॉजी में वो अच्छा कर भी देता है। प्रॉब्लम जहाँ आती है कि बायोलॉजी अच्छा करने के चक्कर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं बचा। बोले मैंने बायोलॉजी बहुत अच्छे किया, 340 नंबर आ गए। बोले अच्छा कितना टाइम दिया? बोले 1.5 घंटे में बायोलॉजी हुई है। अरे भाई फिर क्या काम की बायोलॉजी हुई है? तुमने 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करोगे? वो पेपर तुम्हारा गड़बड़ी होने वाला है। तो बायोलॉजी ये भी बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे बड़ी गड़बड़ी ये कर देते हैं कि 30-35 मिनट में या 25 मिनट में, बायोलॉजी में तो 20 मिनट में कर दूंगा, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ऐसे बच्चों को बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, ये गड़बड़ हो जाएगी। पेपर एनटीए जैसा बना रहा है उस हिसाब से कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसा फिजिक्स आ गया है, हो सकता है इस बार बायोलॉजी टफ आ जाए। इसलिए ऐसे नहीं करना है कि 20 मिनट का टारगेट लेके चलें। हम पेपर को देखेंगे, पेपर को रेस्पेक्ट देंगे। पेपर अगर जैसा आएगा, जैसा चाहेगा वैसा हम उसको टाइम देंगे। हाँ, लेकिन कैसा भी पेपर आ जाए, बायोलॉजी में 50-55 मिनट से ज़्यादा तो विद ओएमआर मैं बात आपको बता रहा हूँ, 50-55 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम दिया तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, है ना, और वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन पे इफेक्ट डालेगा। जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री को सबसे पहले तो बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, है ना, पता है बच्चों को, फिर भी मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको पढ़ने का अलग अलग तरीका है। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली क्वेश्चन वाला पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो पहले तो बच्चे को पूरा एनसीईआरटी बेस्ड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है फिजिकल केमिस्ट्री की, सर पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। आपका पहले बेस तैयार होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जैसे जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से उसको जिस पार्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो टॉपिक क्लियर करना चाहिए। जैसे मैं नाम लेता हूँ कुछ टॉपिक्स के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसकी वजह से आगे के टॉपिक्स क्लियर होंगे। जैसे मैं मोल कंसेप्ट की बात करूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें जैसे एक पार्ट आता है जिसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है ना। एक स्टाइक्योमेट्री होता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट और स्टाइक्योमेट्री बच्चा अच्छे से सीखेगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अच्छे क्वेश्चंस कर पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा रिलेट कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो पहले आपको स्टाइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट ये क्लियर होना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अगर आपका क्लियर होगा तो आप रेडॉक्स के अंदर अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चंस, क्योंकि आते हैं नीट में क्वेश्चंस रेडॉक्स का लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड। या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो पार्ट है उसके अंदर भी ग्राम इक्विवेलेंट का यूज़ होता ही है, कई जगह होता है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स हो गया। अब बच्चे का बेस ही तैयार नहीं है, वो सेकंड ऑर्डर पर पड़ा हुआ है, वो एग्जांपल्स याद करने में पड़ा हुआ है। तो पहले ये तो देख कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर हमारा रिलेवेंट पार्ट है, सेकंड ऑर्डर में तो चलो ऑर्डर पता करने में कहीं ना कहीं सेकंड ऑर्डर का एक रोल आ सकता है। तो पहले आपको रिलेवेंट चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है क्वेश्चन के बेसिस पर आप देखो कि आपके वीक पार्ट क्या है,
जहां आपका वीक पार्ट लग रहा है कि मुझसे इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो आप देखो कहीं ना कहीं वो टॉपिक किस तरह से, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है केवल वो। इसके अलावा अब जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे उसमें रटने वाला पार्ट कई बार आता है ना, तो बच्चा उसमें परेशान होता है सबसे ज़्यादा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसा हो रहा है, फॉर्मूले याद हो गए तो एक बार के लिए तो चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई क्लियर है, हो जाएगा। तो सर ये याद करने वाली चीज़ों को क्या करें, तो बच्चे को उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट एनालिसिस हो गया है ना, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, ये ऐसे पार्ट है जहाँ पर बच्चे को दिक्कत आती है, तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आज मान लीजिए सुबह सुबह उसने कुछ पढ़ा है ना, थोड़े टाइम बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद वो वापस से उसको रिवाइज करे, सोते टाइम फिर वापस से रिवाइज करे, मल्टीपल रिवीजन से ही वो चीज़ें याद रहेंगी आपको। क्योंकि लास्ट के टाइम के अंदर कैलकुलेशन वाली चीज़ें तो कर लोगे आप, फॉर्मूले आपने पूरे साल भर में हज़ारों क्वेश्चंस किए होंगे, मगर ये भूलने वाली चीज़ों को जो आपने छोड़ी थी पहले, उसको वापस से सबसे ज़्यादा पकड़ के रखना है अपने को, इस पर ग्रिप लूज नहीं करनी है अपने को। दूसरा एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो होते हैं 400 से 500 के रेंज में या फिर उसके बिलो वाली रेंज के बच्चे होते हैं, तो उनके एक मन में एक डर होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इवन अगले साल की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि चलो नया फेज कब चालू हो रहा है, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है, ये सारी प्लानिंग आपको प्री प्लानिंग कर रहे हो तो ठीक है, वरना मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको लास्ट मिनट तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, तब तक तो आपको कम से कम हिम्मत नहीं हारनी है। एग्जाम हॉल में घुसने के पहले तक आपका फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको सबसे पहले आपके चांसेस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस है कि नहीं, आप चाह रहे हो सिलेक्शन हो, तो आपको पहले तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आपके शेड्यूल में। डिसिप्लिन इन द सेंस, मैं एक बच्चे को मोटिवेट करने के लिए बहुत बढ़िया बात ये बोलता हूँ कि अगर कोई होशियार बच्चा x स्पीड से चल रहा है तो तुम 2x स्पीड से चलो ना। मतलब अगर वो थोड़ी मेहनत कर रहा है, तुम उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो। बाकी बच्चे अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो तुम्हारा जो टाइम खराब हो रहा है उसको हटाओ, तुम उसमें 2-3 घंटे और ऐड करो। इस टाइम पर अगर इतना भी तुम ऐड करोगे तो भी बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, तुम जो है अपने बेसिक्स वाले पार्ट पर ज़्यादा ध्यान दो, PYQs पर ध्यान ज़्यादा दो, और किसी से कंपैरिजन मत करो। 100% चांसेस हैं जितने पेपर आपके, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसी का ही होगा। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, किसी के अगर मान लो स्कूल एग्जाम में 40% है, वो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेगा, उसके 80% भी आ सकते हैं, पर किसी के पहले से 95% आ रहे हैं तो उसको 2% और बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उसको इसी तरह से लो। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप इसको इतना पॉजिटिवली लो कि जितने नंबर हर टेस्ट में कम आए वो कटे क्यों थे। सारे पेपर को, है ना, कई बच्चे लगे पड़े पेपर देने में, पेपर देने से थोड़ी सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सब पेपर दे रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इसका मतलब सिर्फ पेपर देने से तो नहीं होगा। इंप्रूवमेंट उसी का होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो उन पेपर्स को सही तरह से एनालाइज करेगा। सही तरह से एनालाइज करने का मतलब मार्क करना है कि क्या गलतियां कर रहे हैं उसके अंदर, हम उनको रिवाइज करना है कि ये सारे पेपर साल भर में उन्हें गलत किए थे, ये वाले टॉपिक्स के गलत किए थे क्वेश्चंस, उसको रिवाइज करो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो। 110% उसको एकदम जहन में बिठा लिया ना आपने, होगा पक्का सिलेक्शन, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता है। Very important and very motivating message. Thank you so much, sir. And physics को किस तरीके से तैयारी करनी है? देखिए, फिजिक्स में बच्चे का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वो है कॉन्सेप्ट। मतलब ये हर बच्चा दिमाग में अच्छे से सेट कर ले कि कॉन्सेप्ट आपके जितने अच्छे होंगे, फिजिक्स में उतना कंफर्टेबल आप रहोगे। और मुझे लगता है कि सबसे कम मेहनत अगर किसी सब्जेक्ट में करनी है तो वो फिजिक्स है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना बंद कर दो आज से, मतलब आपको बार बार चीज़ों को रिवाइज करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जैसे मान लीजिए कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे, मान लो कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट में कोई क्वेश्चन है, अब बच्चे ने उसको देख लिया कि अच्छा इसका ये आंसर नहीं ये है, और अपने मन से ही बना लिया कि हाँ इसका ये आंसर आएगा और कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कर दूंगा। उससे पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो सर वो नहीं पता, है ना। तो वहाँ पर गड़बड़ है कि आप अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसका प्रॉपर आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बाद में कि यार ये क्वेश्चन इस वजह से मैंने गलत कर दिया, इसमें ये नहीं ये प्रोसेस होना चाहिए था। तो कॉन्सेप्ट लेवल पर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है। दूसरी बात ये है कि फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा होता है कई बार, जैसे नहीं कि मान लीजिए एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और उसमें एक वेज बना हुआ है, एक उसके ऊपर ब्लॉक रखा है, तो बच्चा कई बार क्वेश्चन हल्का सा पढ़ेगा फिर छोड़ देगा और वो सॉल्व करना स्टार्ट कि वेज ब्लॉक मैंने वहाँ पर किया था, उसमें ये होगा, है ना। पता लगा आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, बाद में उसमें देख रहे हो उसमें पूछ रहा है स्पीड क्या होगी, आप फोर्स से कर रहे हो, वो एनर्जी से हो रहा है। तो आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ो और उसमें बार बार पुरानी मेमोरी मत लाइए कि वो क्वेश्चन था उसका आंसर ये था तो ये क्वेश्चन का भी आंसर वैसा ही कुछ होगा। कई बार क्या होता है, ये सोचने के चक्कर में आप उस समय पर क्वेश्चन नहीं देख रहे होते हो क्या है,
तो एक बच्चे का सही काम तो ये कि वो प्रॉपर क्वेश्चन पढ़े और बिना ये सोचे कि इस तरह का मैंने पहले देखा है कि नहीं देखा है ना। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो ऑटोमेटिक वो याद आएगा, ठीक है। तो और ना ही ये याद करे कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर था तो इसका भी ऐसा होगा। इन चीज़ों से बच्चे को बचना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, हर चीज़ का उसके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एक बात और है, जैसे फिजिक्स में AR है ना, असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे और वो सभी में आते हैं, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऑप्शन होता है कि भाई असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसमें बच्चे बहुत फंस जाते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि पहले आप स्टेटमेंट 1 पढ़ो और उसके बाद बिकॉज लगा दो और फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट 2 लगा दीजिए उसके आगे। तो जब आप एक बार में पढ़ोगे ना कि ऐसा ऐसा होता है बिकॉज ये है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी ध्यान देनी चाहिए एक बच्चे को। और लास्ट में वही है, बिल्कुल मतलब खुश रहना है, बहुत ज़रूरी है समय। और जहाँ से भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है ना, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, है ना, भगवान से, जिससे भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है उनको मतलब डेली अपने साथ कनेक्ट रखना है और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कोई भी ऐसी बात जो आपको कहीं से भी डिमोटिवेट करती हो उससे दूर रहना है और अपनी जो कमियां हैं उनको भी सुधारते चलना है। और बिना ये सोचे कि कितना टाइम बचा है, क्या होगा मेरा, है ना, बहुत ज़्यादा ये सब मत सोचिए। आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए, आप थ्योरी के बारे में सोचिए, आप कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए और सब अच्छा होगा, ठीक है। और पहले से मत सोच के जाइए कि मुझे ये नंबर लाने हैं, ये स्कोर लाना है, ये रैंक लानी है। कोई बर्डन नहीं है, आप अपना बेस्ट दे के आओ ताकि एग्जाम के बाद ये रिग्रेट ना हो कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था, पता नहीं क्यों मुझसे गलत हो गया या मैंने छोड़ दिया, तो वो रिग्रेट ना हो। मतलब बच्चे का मुझे ऐसा लगता है इस समय कि बस इस बात पे ध्यान दो कि एग्जाम के बाद किसी भी तरह का रिग्रेट ना हो कि लास्ट 20 डेज में ये कर सकता था, मैंने ये नहीं किया। तो उस रिग्रेट से खुद को बचाइए, बाकी सब अच्छा होगा। एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा सर, जैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट का 2nd ड्रॉप हो, 3rd ड्रॉप। हाँ। इवन मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका 11th ड्रॉप था, है ना, मैंने 2 साल पहले उसको शायद पढ़ाया था। 11 ड्रॉप के अंदर मैं भी था सर। हाँ, तो 11 ड्रॉप याद है ना आपको। तो मैंने उससे पूछा कि 11 ड्रॉप्स कैसे हो गए तेरे, मतलब उसकी अब शादी की उम्र हो चुकी है, मतलब अभी, और 12th ड्रॉप किसको लेना था, उसके घर वालों को वो लेके आई थी, कन्विंस कर रही थी कि सर आप मेरे घर वालों को मनाओ कि मुझे 12th ड्रॉप लेना है। तो सर मैं कैसे, मेरा पढ़ना है सर, मुझे तो करना ही है। 11-12 ड्रॉप की कहानी उसकी ये थी कि 2-3 साल तो उसने सेल्फ स्टडी करके निकाली, नहीं हुआ उससे। फिर 2-3 साल उसने ऑनलाइन किया, उससे भी नहीं हुआ। फिर अब 2-3 साल से वो ऑफलाइन की तरफ आई थी। तो पॉइंट की बात ये है कि जिसके हो सकता है कोई 1st ड्रॉप हो, 2nd ड्रॉप हो, आपके चांसेस ज़्यादा हैं, मगर वो तब हैं सेलेक्ट होने के जब आपकी गलतियों से आप ये इम्प्रूवमेंट्स लाओगे कि मैंने पिछले साल ये कमियां की थी, ये मेरी गलतियां थी। अब आपका सबसे अच्छा चांस है, ब्राइट चांसेस है, कोई बच्चा है जो 12th के अंदर है, पहली बार नीट में वो अपीयर होने वाला है, तो उससे तो आप लोगों के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। उस बच्चे के साथ गड़बड़ क्या आती है, उसने कुछ सोचा ही नहीं कि वो क्या गलती कर रही है, एक ही गलती बार बार किए जा रही है, वो इतना अपने को लिंगर नहीं करना होता है। तो आपको आपके वीक पॉइंट्स, आपकी कमियों को पकड़ना है कि पिछले साल जब ये टाइम आया था तब क्या क्या चीज़ें थी जो नहीं कर पाया था, इस बार वो करना है। आपके डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना है, स्मार्टफोन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मतलब कई तरह के होते हैं, मोह माया भी होती है ना, कई तरह की होती है, मोह माया भी समझने वाले समझ रहे होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ये सोचना है कि आप ये जो तैयारी कर रहे हो ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि आज अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जिन लोगों ने तुम्हें इग्नोर किया होगा वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। तुम्हें ये करके दिखाना है सबको। जी, इट्स टाइम टू लॉक इन बेसिकली। बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ ये, एंड आई एम श्योर जो भी लोग हमें देख रहे हैं बहुत मोटिवेटेड प्लस रिलीफ फील कर रहे होंगे अभी। आप सभी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो अभी हमें देख रहे हैं, जो नीट के लिए अपीयर होने वाले हैं, या जो पेरेंट्स अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? पेरेंट्स को लिए तो यही मैसेज है, अपने बच्चों को अभी बिल्कुल स्ट्रेस ना दें। वो साल भर उसने जो भी तैयारी की है, कम की है, ज़्यादा की है, लेकिन अब इन 20 डेज़ के अंदर उसको आप बिल्कुल अपनी तरफ से कोई स्ट्रेस ना दें, उसको बिल्कुल फ्री माहौल दें, उसको पढ़ने दें, जैसा वो पढ़ रहा है वैसा पढ़ने दें, ठीक है। इस टाइम आपके कहने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ले आएगा, और ना ही जो है वो इस टाइम में वो जो है अगर वो बहुत ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई भी छोड़ दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा लगा ही रहे पढ़ाई में, तो उसके मार्क्स पे कोई इफेक्ट है, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत लिटिल पड़ सकता है फ़र्क, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। बच्चे को जो फोकस करना है वो ये है कि 20 दिन, ये जो 20 दिन है, इन 20 डेज़ में उसको अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ब्रेन अपना लगा देना है, अपनी
ब्रेन की एक्टिविटी के साथ, पूरा प्लानिंग के साथ उसको करना है, ताकि उसका सिलेबस भी कवर हो, वो अपनी गलतियों को भी समझे। जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं उनको भी ये बिल्कुल याद रखना है। आप अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जितने भी रिजल्ट देखें तो उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में 12th अपेयरिंग स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट रैंक लेकर आए, ठीक है। लेकिन जो अटेम्प्ट जो दे रहे हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चे होंगे, या जो भी ज़्यादा वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे होंगे, वो सब बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें कि सिलेक्शन आपका भी पूरा होना बनता है। आपका ऐसा नहीं है कि आपको अभी एक अटेम्प्ट और लगने वाला है, नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन आपका भी होगा, बिल्कुल होगा। बस आप उन पैटर्न्स को छोड़िए जिन पैटर्न्स पे आप चलते आ रहे हैं। आप ऐसे चलते आ रहे हैं कि इस साल मैंने वही किया, तो अगले साल और मेहनत करूंगा, अगले साल और मेहनत करूंगा। मेहनत से ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप समझिए कि आपने गलतियां क्या की थी, उन गलतियों को इन 20 दिन में सुधारना। और मैं बताऊं, जो अच्छा बच्चा है, जो 400, 450, 500 नंबर लेकर आ रहा है इसके आसपास, वो बहुत जल्दी अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है। बहुत थोड़ा सा भी अपने अंदर चेंजेस करे और बहुत सही तरीके से प्लानिंग से पढ़ाई करे, ये 20 दिन के अंदर मैजिक हो जाएगा। और सच में बता रहा हूँ कि वो सिलेक्शन से अगर दूर है तो सिलेक्शन के पास आ जाएगा, और अगर सिलेक्शन के पास है तो वो अच्छी रैंक लाकर अच्छा मेडिकल कॉलेज ले लेगा। थैंक यू सो मच। बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि खुद पर विश्वास रखें। आपने पूरे साल भर में या जो भी आपको जितना भी टाइम लगा है उसके अंदर आप एक चीज़ ये देखना कि आप कितना हार्ड वर्क किए हो, आपने कितने एफर्ट्स किए हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक जो चैप्टर होता है वो कितने लिमिटेड पेजेस के अंदर खत्म हो जाता है, और तुमने उस लिमिटेड पेजेस वाले चैप्टर को कितना एलोबरेट करके पढ़ा है। तुम्हारे पास नोट्स थे, तुम्हारे पास पूरे रिसोर्सेज थे, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत तगड़ी की है, और अब सिर्फ और सिर्फ किस्मत है और तुम हो। तुम्हें तुम्हारी मेहनत पूरी रखनी है। मुझे पूरा भरोसा है, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अरुण सर। देखिए, लगभग सब बातें तो सर ने बता ही दी हैं, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर बोलनी है कि बच्चों, आप याद करो, आपने साल भर बहुत पढ़ाई की है ना, और आपने नोट्स से पढ़ाई की है, आपने अपने अलग से भी कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जो भी आपने, है ना, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, पहले मॉड्यूल से क्वेश्चन किए होंगे, बहुत सारे किए होंगे। लास्ट टाइम पर कई बार क्या होता है ना कि हम उन चीज़ों को रिवाइज करके नहीं जा पाते हैं। मतलब हम, पता लगा केवल टेस्ट पेपर्स में लगे रह गए, या पता लगा यूट्यूब पे कोई नई सीरीज आई तो उसमें लग गए, और हम उन चीज़ों को रिवाइज करके नहीं जा पाए जो हमारी कभी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ अगर आपने साल भर पढ़ी है, मेहनत की है, तो लास्ट टाइम पर उनको रिवाइज करके जरूर जाए, है ना। ऐसा ना हो कि आप जब एग्जाम देके वापस आए तो आपने कहा यार ये चीज़ मुझे पहले आती थी लेकिन मैं रिवाइज करना भूल गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक बार थॉरली हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करके जाएं जो भी आपने पहले पढ़ा है, और बाकी अच्छा ही होगा, ये भरोसा रखते हुए तैयारी करें। और किसी भी तरह का प्रेशर मत लें, क्योंकि प्रेशर में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक शांत मन जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता है, लेकिन एक डिस्टर्ब माइंड जो होगा ना, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी गड़बड़ियाँ करने लगेगा। और एक बात और कि जो नीट का एग्ज़ाम है ना आपका, ये कोई बहुत अलग से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप उसी तरह के टेस्ट डेली दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है ना, इतना हम हवा बना लेते हैं कि यार पता नहीं हम कहाँ बैठ गए जाके, नीट का एग्जाम है ये, है ना, नेशनल लेवल का एग्जाम है, और फिर जरा सा एक क्वेश्चन आता है कि फोर्स ये है, मास ये, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमसे कई बार वो भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया। बहुत बड़ा नहीं है, आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रेंथ से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर भरोसा रखिए, मेहनत करती रहिए, अच्छा होगा। और कई बार वो एग्जाम का सेंटर भी ऐसा आ जाता है ना, वो सरकारी स्कूल, वो पुराना वाला पंखा, और ऐसा लगता है कि जहाँ पर मुझे किसी जेल में बैठा के पेपर दिलवा रहे हैं, उसकी वैसे ही बच्चा ये बोलना है सर। अब जैसे हर स्टूडेंट के कम से कम एक सब्जेक्ट के ऐसे टीचर होने चाहिए जिससे वो एकदम कंफर्टेबली अपनी बात को कन्वे कर सही है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे टीचर्स कभी क्लास में होते हैं या टाइम उतना नहीं भी दे पाते, तो बच्चे को चाहिए सिर्फ एक काउंसलिंग कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको एक पुश चाहिए। तो इस टाइम पर आपके जो भी साल भर में या कभी भी जो आपके बेस्ट मेंटर्स रहे होंगे, आपको उनके टच में रहना है। मेरे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जनरली, तो सब मुझसे कनेक्टेड नहीं होंगे मगर कुछ तो मेरे से कनेक्टेड होते हैं। मैं अरुण सर को देखता हूँ, अरुण सर से कई बच्चे बहुत बढ़िया जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इनसे आके वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। रंजित सर के पास में आते हैं, सब हम पूरा एकदम लग के अपना मतलब जितना बेस्ट उसको गाइड कर सकते हैं हम करते हैं। तो आपको देखना है कि आपके लिए पॉजिटिव एंजल कौन है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।